नमस्ते एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे जो पार्ट 2 में हमने देखा था उसके बारे में, और उससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में हमने ये देखा था कि जो पीएच होता है ये आपका किसी भी सॉल्यूशन में H प्लस का अमाउंट ज़्यादा है या फिर कम है उसका आइडिया देता है। ठीक है, और इसमें हमने बात करी थी पीएच स्केल की, और पीएच स्केल में हमने 0, 7 और 14 ये पॉइंट्स देखे थे। हमने ये देखा था कि जो 7 वाला पॉइंट होता है वो न्यूट्रल होता है, जिसमें H प्लस का अमाउंट इक्वल होता है OH माइनस के अमाउंट के, है ना। और उसके बाद हमने देखा था कि अगर हम जैसे जैसे 0 की तरफ जाएंगे तो पीएच जो है वो डिक्रीज होता है और H प्लस का अमाउंट जो है वो इंक्रीज होता है। और इसी का रिवर्स जो है वो नीचे है कि अगर आपका पीएच इंक्रीज होता है तो यहाँ पर OH माइनस आयन का अमाउंट जो है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, ये चीजें हमने लास्ट वीडियो में देखी थी। अब इसके बाद कंटिन्यू करते हैं उसके आगे। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे सॉल्ट्स के बारे में। एसिड और बेस की बात हमने कर ली, उनके रिलेटेड पीएच की हमने बात कर ली। अब हम इस पार्ट में देखेंगे सॉल्ट्स के बारे में, है ना। जो सॉल्ट्स होते हैं ये कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड होते हैं जो एसिड और बेस के मिक्स होने के बाद जो नए प्रोडक्ट बनते हैं उनमें हमें दिखाई देता है ये कंपाउंड। ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर मैं दूं, उससे पहले अगर एक जनरल एक्सप्रेशन लिखें कि जब एक एसिड और बेस कंबाइन होते हैं तो इनके कंबाइन होने से सॉल्ट बनता है, एक नया कंपाउंड जो बनता है। पानी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर, हम बात कर रहे हैं एसिड और बेस जब मिक्स होते हैं तो जो वाटर के अलावा हमें कंपाउंड मिलता है उसी को बोलते हैं सॉल्ट। ठीक है, अब ये जो सॉल्ट होते हैं इसका अगर एग्जांपल दूं मैं आपको तो NaCl, KCl, Na2SO4, NaNO3, CaCO3, CaSO4, MgCl2, MgCO3, है ना। ये जितने भी कंपाउंड मैंने यहाँ पर लिखे हैं ये आपका सॉल्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सॉल्ट है ये कैसे बने हैं, जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ यहाँ पर NaCl का, तो NaCl में यहाँ पर जो एसिड है वो HCl होता है, और उसके बाद जो हमें बेस लेना होता है यहाँ पर वो होता है NaOH। ठीक है, अब एसिड का काम है H प्लस देना तो हम H प्लस हटा देंगे यहाँ से, और बेस का काम होता है OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन देना, उसको हटा देंगे। अब ये जो Na और Cl आपका बना है यहाँ पर, इसी को बोलते हैं यहाँ पे NaCl, और साथ में यहाँ पे क्या बनेगा, पानी। ठीक है, तो इस तरह से आपका जब भी एक एसिड और बेस कंबाइन होते हैं तो एसिड में से आपको क्या करना है, H को हटाना है, और बेस में क्या करना है, आपको OH माइनस को हटाना है, और इनके हटाते ही जो चीज रह जाएगी वही आपका सॉल्ट फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, अब जैसे अगर Na2SO4 का एग्जांपल लेते हैं तो यहाँ पर जो हमारा बेस है वो NaOH होगा, और यहाँ पर जो हमारा एसिड रहेगा वो इस बार वो H2SO4 रहेगा। ठीक है, अब जो एसिड होते हैं उनकी प्रॉपर्टी है कि उनमें H होता है, H प्लस होता है, तो यहाँ से दोनों के दोनों H हम हटा देंगे, और यहाँ से हम बेस के अंदर से OH माइनस को हटा देंगे। अब यहाँ पर ये जो Na और SO4 है हम इसको मिलाकर यहाँ पे सॉल्ट बना देंगे, और सॉल्ट होगा यहाँ पे Na2SO4, और साथ में वाटर बन जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो आपका सॉल्ट बना है, ठीक है, ये तो आपको पता लग जाएगा कि एसिड में से और बेस में से क्या पार्ट है जो कंबाइन होकर सॉल्ट बनाएगा, है ना। अब ये जो Na2SO4 हमने लिखा है ये आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि जो Na प्लस है, मतलब जो Na है उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो प्लस का होता है, और जो यहाँ पर SO4 है, जो SO4 है इसके ऊपर चार्ज आपका नेगेटिव होता है ना। और ये जो चार्ज होता है हम लोग नीचे लिखते हैं इस तरह से, और यहाँ पर जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो Na के सामने 2 है और SO4 के सामने 1 है, और इसी को हम इस तरह से लिख देते हैं Na2SO4, है ना। तो आपको बस मैंने यहाँ पर ये आइडिया दिया कि अगर आपको ये पता करना है कि मेरा जो सॉल्ट बना है उसमें कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है,
तो वो हम आइडिया लगा सकते हैं इससे। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर ये बताया कि आपका ये जो सॉल्ट है ये कैसे बनता है जब एक एसिड और बेस कंबाइन होता है ना। अब ये मैंने जितने भी सॉल्ट लिखे हैं आप इसमें इजीली बता सकते हैं कौन सा एसिड रहेगा कौन सा बेस रहेगा, है ना। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। देखिए जैसे NaNO3 है, तो जो आपका पहले लिखा रहेगा यहाँ पर Na, इसके ऊपर हमें पता है कि प्लस का चार्ज होता है, और ये जो साथ में लिखा है हमें पता है कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये थोड़ा सा क्लास 9th में आपको वो जो टेबल दिया रहता है ना कैटायन एनायन वाला, उससे हम फॉर्मूला लिखते हैं किसी भी केमिकल कंपाउंड का, उसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है ना। वहां पर आपको चार्ज दिए रहेंगे तो आपको वो याद रखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता है कि Na के ऊपर चार्ज होता है प्लस, और जो NO3 माइनस होता है इसके ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव। तो आपको जो नेगेटिव और पॉजिटिव, जैसे ये जो नेगेटिव है इसके साथ आपको जोड़ना होता है पॉजिटिव पार्ट, पॉजिटिव मतलब H प्लस। ठीक है, जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना H प्लस इसमें जोड़ दो। यहाँ पर माइनस का चार्ज है यानी -1 है, और -1 का मतलब हमें इसके साथ सिर्फ एक H जोड़ना है। तो यहाँ पर जो हमें मिलेगा वो मिलेगा HNO3 ये हमारा एसिड है इसमें। ठीक है, उसके बाद यहाँ NaOH जो है, यानी जो पॉजिटिव पार्ट होगा उसके साथ हमें ऐड करना होता है OH माइनस। ठीक है, OH माइनस हमने इसमें ऐड कर दिया, तो अब जो हमारा फॉर्मूला बन के आएगा Na के साथ यहाँ पर नेगेटिव पार्ट लिख देना है, OH बन गया। यहाँ पे हमारा ये एसिड है और ये वाला पार्ट हमारा यहाँ पर बेस है। ठीक है, तो इस तरह से आपका किसी भी सॉल्ट को देख के आप बता सकते हो कि उसमें कौन सा एसिड और कौन सा बेस कंबाइन हुआ है। जैसे एक और एग्जांपल देते हैं आपको, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट भी हमारा एक सॉल्ट होता है। अब इसके अंदर आपको ये पता करना है कि कौन सा बेस है और कौन सा एसिड है। तो यहाँ पर आपको जो कैल्शियम दिया है, कैल्शियम के ऊपर जो चार्ज होता है वो पता होना चाहिए। कैल्शियम जो है उसके ऊपर 2+ का चार्ज होता है, और जो कार्बोनेट है यहाँ जो CO3 है इसके ऊपर 2- का चार्ज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्लस पार्ट है उसके साथ आपको H जोड़ना होता है, सॉरी जो प्लस पार्ट है उसके साथ आपको नेगेटिव पार्ट जोड़ना होता है, और जो माइनस है उसके साथ आपको H प्लस जोड़ना होता है। वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितना चार्ज है, उसी के बेस पे OH माइनस और H प्लस जोड़ते हैं। यहाँ पे 2+ का चार्ज है तो यहाँ हमें 2 OH जोड़ने हैं इससे, और इसको ऐसे लिख देंगे। ये बन गया आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसी को हम क्या बोलते हैं, स्लेक लाइन। और यहाँ 2 नेगेटिव चार्ज है तो कितने H प्लस जोड़ने हैं, हमें 2 H प्लस जोड़ने हैं, और यहाँ पे बन जाएगा हमारा H2CO3, और ये बन जाएगा आपका कार्बोनिक एसिड। इसका नाम होता है कार्बोनिक एसिड, और इसका नाम होता है, कॉमन नेम तो स्लेक लाइम होता है, स्लेक लाइम होता है, और वैसे इसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका ये बन गया। अब एक और एग्जांपल अगर यहाँ पर लेते हैं हम लोग, जैसे वो आपको दे दे K2SO4, ठीक है, पोटेशियम सल्फेट। अब इसमें हमें पता करना है कि हमारा बेस कौन सा है और एसिड कौन सा है। तो आपको ये जो K दिया हुआ है इसके ऊपर चार्ज होता है प्लस का, और जो आपको SO4 दिया है इसके ऊपर चार्ज होता है 2- का। तो जो प्लस वाला पार्ट है उसके साथ आपको OH माइनस आयन जोड़ना है। अब जितना चार्ज होता है उतने OH माइनस आयन इसमें जोड़ देंगे, तो इसमें कितने आयन आएंगे, सिर्फ एक। तो आपका ये आ गया बेस, ये बन गया बेस। और यहाँ पे SO4 2- है, तो यहाँ पर आपका 2H प्लस जोड़ देंगे, और आपका जो एसिड बनेगा वो H2SO4 बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे आप, है ना। एक लास्ट एग्जांपल देते हैं जिस एसिड में कंफ्यूजन होती है उसको देखना। जैसे यहाँ पे हमें ये दिया हुआ एक सॉल्ट, इस तरह से दिया हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर ये मैंने आपको बताया था कि जो CH3COOH होता है ये आपका एसिटिक एसिड होता है ना, ये आपका एसिटिक एसिड होता है। और ये जब H प्लस रिलीज करता है तो O से जुड़ा हुआ जो H होता है बस वही रिलीज होता है, और बाकी सारे एज इट इज इस आयन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर यही सॉल्ट आपका प्रेजेंट है, यहाँ पर CH3COO नेगेटिव और Na है। तो यहाँ पर आपको इसको यहाँ से देखना है, Na जो है उसके ऊपर प्लस होता है, और जो बचा हुआ पार्ट है उसके ऊपर यहाँ नेगेटिव चार्ज है। तो जो नेगेटिव होता है उसके साथ प्लस जोड़ देंगे,
तो ये बन गया आपका एसिटिक एसिड, और जो आपका प्लस होता है उसके साथ जोड़ देंगे OH माइनस, और ये आपका बन जाएगा NaOH। ठीक है, इस तरह से आप किसी भी सॉल्ट को देखकर ये बता सकते हैं कि उसमें एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है। ठीक है, अब इसके बाद जो आपका सॉल्ट होता है, ये पार्ट थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि जो सॉल्ट होता है उसका नेचर वो न्यूट्रल नेचर का रखता है प्रॉपर्टी अपने पास, वो बेसिक भी हो सकता है और वो एसिडिक भी हो सकता है। ठीक है, यानी सॉल्ट का जो नेचर है ना, वो भी आपका तीन तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं आप, कि कुछ ऐसे सॉल्ट होते हैं जो वाटर में अगर आप ऐड करोगे तो पीएच को वो 7 रखेंगे, है ना। सॉल्ट ऐड करने से पीएच कितना रहेगा 7, जो वाटर होगा उसमें पीएच अब कितना देखने को मिलेगा 7। उसके बाद कुछ ऐसे सॉल्ट होते हैं जो बेसिक इन नेचर होते हैं, यानी इनका जो पीएच होता है, इनको अगर आप वाटर में ऐड करेंगे तो इनका जो पीएच होता है वो ग्रेटर देन 7 होता है, और जो एसिडिक सॉल्ट होते हैं इनका जो पीएच है वो लेस देन 7 होता है ना। तो इस तरह से यानी ऐसे सॉल्ट जो वाटर में ऐड करने पर पीएच को कम कर देते हैं वो एसिडिक होते हैं। वाटर में ऐड करने से, यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि सॉल्ट को आपको पानी में ऐड करना है, उसके बाद जो सॉल्यूशन बनेगा उसको चेक करना है। जैसे ही आप सॉल्ट को वाटर में डालोगे तो वो जो आपका सॉल्यूशन बनेगा उसका पीएच अगर 7 से कम रहेगा तो सॉल्ट एसिडिक था। सॉल्ट को वाटर में डालने के बाद अगर पीएच ग्रेटर देन 7 है तो बेसिक है, और अगर सॉल्ट को वाटर में डालने के बाद कोई भी चेंज नहीं है पीएच में, पीएच उसका 7 है ना, तो आपका जो सॉल्ट होता है वो न्यूट्रल होता है। अब यह हमें कैसे पता लगेगा कि जो आपका सॉल्ट है इनमें से किस नेचर का है, तो यहां पर आपको देखने पड़ेंगे एसिड और बेस के नेचर, है ना। अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है प्लस स्ट्रॉन्ग बेस होता है, इनके मिक्सचर से जो सॉल्ट बना होता है वो न्यूट्रल होता है ना। अब जो बेसिक होता है उसमें स्ट्रॉन्ग बेस, उसके साथ वीक एसिड होता है। ठीक है, तब जो आपका सॉल्ट का नेचर होगा वो बेसिक होगा। यानी एसिड और बेस, जैसे मैंने आपको बताया एसिड और बेस के मिक्स होने से ही सॉल्ट बनता है, तो दोनों में से जिसका नेचर स्ट्रॉन्ग होगा इन दोनों में से, तो उसी का जो नेचर है वो आपको सॉल्ट में देखने को मिलेगा। ठीक है, यहां तो दोनों स्ट्रॉन्ग थे तो दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया, तो इसीलिए आपको जो यहाँ पीएच दिखाई दे रहा है वो 7 दिखाई दे रहा है, यानी सोल्यूशन आपका न्यूट्रल होगा। और यहाँ जो आपको सोल्यूशन दिखाई दे रहा है वो बेसिक क्यों हुआ, क्योंकि जो सॉल्ट है उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है, तो जो सॉल्ट बनेगा उसमें जो स्ट्रॉन्ग होगा उसी का नेचर शो होगा। ठीक है, इसीलिए सॉल्ट आपका बेसिक है। और जो एसिडिक होते हैं उनमें आपका जो एसिड है वो तो स्ट्रॉन्ग होता है और वीक आपका बेस होता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ये बने, ठीक है, इन्हीं का नेचर आपका ओवरऑल शो होगा इसके अंदर, इसको ध्यान रखेंगे, है ना। तो अब हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है, इसी तरह बेस कौन सा पता लगेगा स्ट्रॉन्ग या वीक है, तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के। स्ट्रॉन्ग एसिड की अगर हम बात करें तो क्लास 10th में आपको अभी इतनी नॉलेज की जरूरत नहीं है, कुछ बेसिक जो एग्जांपल आपको याद रखने हैं मैं वही आपको बताऊंगा। जैसे यहाँ पे HCl, H2SO4, HNO3, है ना, ये 3 बेसिक एसिड हैं जो आप हमेशा स्ट्रॉन्ग कंसीडर करोगे। उसके बाद जो वीक है, वीक एसिड जो है उसके अंदर कौन कौन आता है, एक तो आपका आता है कार्बोनिक एसिड H2CO3, ये याद रखना है आपको, और दूसरा आपको
एसिटिक एसिड, ये याद रखना है। और एक और है जो मैंने आपको पहले बता रखा है, वो है आपका फॉर्मिक एसिड, है ना। ये इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, और इसको हम फॉर्मिक एसिड बोलते हैं या फिर मिथेनोइक एसिड बोलते हैं। तो ये बस इतने एग्जाम्पल आप याद रख लेंगे तो आपको पता लग जाएगा, इन्हीं से मिलके बनेंगे जो आपको पढ़ने हैं सॉल्ट, वो इन्हीं से मिलके बनेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बेस की बात करते हैं, बेस आपका स्ट्रॉन्ग है और बेस आपका वीक है ना। तो अब यहां पर जो स्ट्रॉन्ग बेस है उसमें देखना, आपको जनरली जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं उनकी पहचान है कि उसमें पोटेशियम और सोडियम होगा, ठीक है। इस बात का ध्यान देना। तो यहां पर KOH, NaOH और कैल्शियम भी इसमें इंक्लूड कर लेते हैं अभी, ठीक है। ये यहां पर आपको स्ट्रॉन्ग बेस मान के चलने। और वीक बेस में बस आपको एक ही एग्जांपल याद रखना है, NH4OH, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, बस इतने बेसिक एग्जांपल आपके लिए मोर देन इनफ है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, यहां पे अगर आपके पास होता NH4Cl, ठीक है। अब वो आपसे पूछ ले कि बताओ हमें इस सॉल्ट का नेचर कैसा है, ये न्यूट्रल है, ये एसिडिक है, या ये बेसिक है ना। तो इसके लिए बस सिंपल सी बात है जो मैंने आपको बताया, यहाँ पर पहले आपको पता करना है इसमें एसिड और बेस कौन सा है। तो मैंने कहा एक होता है पॉजिटिव पार्ट, यानी ये जो सॉल्ट है इसके अंदर NH4 प्लस पॉजिटिव पार्ट है, और ये नेगेटिव पार्ट है। जो नेगेटिव पार्ट होता है उससे हम H प्लस जोड़ देते हैं, और जो पॉजिटिव पार्ट होता है उससे हम OH माइनस आयन जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हमें जो बेस मिलेगा वो NH4OH मिलेगा, और यहाँ पे जो हमें मिलेगा वो HCl मिलेगा, है ना। तो अब इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन है, स्ट्रॉन्ग कौन है, HCl स्ट्रॉन्ग है ना। तो यहाँ पर ओवरऑल सॉल्ट का जो नेचर है ये स्ट्रॉन्ग है, और ये आपका वीक है। तो ओवरऑल यहाँ पर जो नेचर आपको दिखाई देगा वो किसका डोमिनेट करेगा, यहाँ पर एसिड का करेगा। एसिड स्ट्रॉन्ग है तो यानी ये वाला जो सॉल्ट है ये एसिडिक इन नेचर है, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल वो आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो किसी भी सॉल्ट का अगर आपको नेचर जानना है, ठीक है, तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि कुछ एग्जाम्पल है हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स के, कुछ एग्जाम्पल है वीक एसिड्स के, और इसी तरह कुछ एग्जाम्पल है स्ट्रॉन्ग बेस के, और कुछ एग्जाम्पल है वीक बेस के, ठीक है। तो अगर आपको ये याद रहेंगे तो आप अपने मैक्सिमम क्वेश्चन जो है यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद कंटिन्यू करेंगे आगे। तो अब हम कुछ देखने वाले हैं आगे सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, ठीक है। इसमें जो हम पढ़ते हैं वो एक प्रोसेस पढ़ते हैं जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे, क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब यहां पर ये टर्म हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया है, एल्कली। एल्कली किसको बोलते हैं, जो आपके वाटर सोल्यूबल और सोल्यूबल में भी हाईली सोल्यूबल, पानी में आसानी से घुल जाते हैं, ठीक है। ऐसे बेस जो पानी में आसानी से घुल जाते हैं उनको हम एक ये टर्म से भी बुलाते हैं जिसको बोलते हैं एल्कली, ठीक है। जो हाईली सोल्यूबल बेस होते हैं जैसे NaOH, KOH, इस तरह के जो बेस होते हैं, NaOH, KOH, इस तरह के जो बेस होते हैं वो वाटर के अंदर बहुत आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं। इस तरह के जो सॉल्ट होते हैं, सॉरी, इस तरह के जो बेस होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं एल्कली, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या होता है। अब यहाँ पर जैसे ये जो नाम है इसके अंदर क्लोर का मतलब है क्लोरीन गैस से, Cl2 गैस, और एल्कली का मतलब है यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ठीक है, कोई स्ट्रॉन्ग बेस होगा यहाँ। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास एक कंटेनर है, उसके हम अंदर लेते हैं यहाँ पे ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर क्या रहता है कंटेनर के अंदर, ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन सॉल्यूशन है, ठीक है। अब ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, तो
नमक वाला पानी है। नमक कौन सा? NaCl। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अंदर क्या रहता है, जो नमक होता है उसको पानी में डाल देते हैं और वो जो सोल्यूशन होता है उसको यहाँ रख देते हैं, ठीक है। अब उसके अंदर हम क्या लगाते हैं, इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं। इलेक्ट्रोड्स लगाए और यहां पर इसको हमने इस तरह से बाहर बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है। ये वाला जो एंड होता है ये नेगेटिव एंड है और ये वाला एंड पॉजिटिव एंड, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, जैसे ही ये जो बैटरी है इससे करंट इस सॉल्यूशन में पास होता है, ब्राइन सॉल्यूशन में पास होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो NaCl है इसकी वजह से Na+ आया है और Cl- आया है, H+ आया है और OH- ये वाटर से आते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, यहाँ पर जो नेगेटिव एंड होता है उसकी तरफ ये H+ जो होते हैं ये चले जाएंगे और जो आपका पॉजिटिव एंड होता है उसकी तरफ ये Cl- चले जाएंगे, ठीक है। और बचा कौन रह गया सोल्यूशन के अंदर, एक तो Na+ और दूसरा OH-। ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे सोल्यूशन में, NaOH, ठीक है। तो यहाँ पर जो एल्कली का फॉर्मेशन हो रहा है वो कौन सा है, NaOH। ये किसकी वजह से हो रहा है, ये हो रहा है करंट पास करने से, ठीक है। यानी NaCl को जब वाटर में ऐड करते हैं और उस वाटर में से करंट पास करते हैं तो वहां पे करंट पास करने की वजह से जो सोल्यूशन होता है उसमें अब NaCl नहीं बचता, उसमें क्या बचता है, NaOH। यहाँ NaCl की जगह पे क्या होता है, NaOH। और क्योंकि H+ जो है वो नेगेटिव एंड पे आया है, यहां H+ बैटरी के नेगेटिव एंड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये H2 गैस में कन्वर्ट, ठीक है। यानी यहां से इसको नेगेटिव एंड को हम बोलते हैं कैथोड। कैथोड पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस प्रोसेस में कि क्या रिलीज होता है, तो आपको बताना है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इसी तरह जो पॉजिटिव एंड होता है उसको हम बोलते हैं एनोड। और पॉजिटिव एंड में क्या होता है, क्योंकि Cl- गया है वहां पे, तो Cl- जो है उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, है ना, और यहाँ पर क्लोरीन गैस बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो Cl- है इसको थोड़ा अगर मैं और क्लियर आपको यहाँ पर लिख के दिखाऊं, जो एनोड होता है वहां पे Cl- जो है वो Cl2 गैस और इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, ठीक है। और वो इलेक्ट्रॉन बैटरी के पॉजिटिव एंड में एंटर करते हैं ताकि ओवरऑल सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाए। तो ये बात आपसे वो पूछ सकता है कि अगर NaCl के सोल्यूशन में हम करंट पास करते हैं तो क्या बनता है, आपको याद रखना है NaOH बनता है सोल्यूशन के अंदर, जो कैथोड है वहां पे बनता है हाइड्रोजन गैस, G का मतलब है यहाँ पे गैस, और यहाँ पर जो एनोड है वहां क्लोरीन गैस रिलीज हो, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसको अगर हम समराइज कर दें तो आप ऐसे लिख सकते हो कि NaCl का जो सोल्यूशन है इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी हम पास करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी के पास होने से आपका बनेगा NaOH, H2 गैस एंड Cl2 गैस, ठीक है। ये सारी चीजें रिलीज होंगी, इस बात को आपको ध्यान है। अब ये जो प्रोसेस है इसमें जो जो चीजें हमें मिली हैं उससे हम बाकी नई चीजें भी बना सकते हैं, ठीक है। अब जैसे हमें यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो प्रोसेस है उसमें वो आपसे पूछ सकता है कि बाय प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। बाय प्रोडक्ट्स का मतलब है कि यहाँ पे जब हम ये जो सोल्यूशन है इसमें करंट पास करते हैं तो हमें तीन चीजें मिलती हैं, एक तो NaOH, ठीक है, एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो यहाँ पे वो आपसे यही पूछ सकता है कि बाय प्रोडक्ट बताओ। तो जब हम NaCl सोल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो ये जो NaOH है ये हम बनाना चाहते थे तो वो तो हमारा सोल्यूशन में बन गया, यानी ये जो है ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारा मेन प्रोडक्ट है। इस प्रोसेस के थ्रू हम यही बनाते हैं,
वो आपसे ये पूछ सकता है कि क्लोर एल्कली प्रोसेस हम किस लिए यूज करते हैं। तो आपको सिंपल सा आंसर करना है कि यहाँ पर जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है यानी NaOH, उसको बनाने का प्रोसेस होता है क्लोर एल्कली। अब उसके अलावा ये जो आपको मिल रहे हैं, एक तो H2 और ये Cl2, इन दोनों को मिला के आप कहोगे ये हमारे बाय प्रोडक्ट हैं, मतलब साथ में ये भी मिल रहे हैं। ठीक है, मेजरली हम इनको बनाने के लिए ये प्रोसेस कैरी आउट नहीं कर रहे, हम तो NaOH बनाना चाहते हैं। तो जो NaOH है वो तो हमें मिलता है इस प्रोसेस से, पर उसके साथ हमें दो चीजें एक्स्ट्रा मिलती हैं, इसीलिए हम उसको बोलते हैं बाय प्रोडक्ट। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब ये जो आपका बाय प्रोडक्ट है क्लोरीन, ये हमारे बड़े काम का है। ठीक है, जो क्लोरीन होता है उसका यूज हम करते हैं क्या बनाने के लिए, यहाँ वो आपसे पूछ सकता है। क्लोरीन से हम बनाते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर के वो आपसे बहुत क्वेश्चन पूछता है, तो आपको याद रखना है कि ब्लीचिंग पाउडर हम बना सकते हैं किससे, क्लोरीन से। और ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2, ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है। अब ये कैसे बनता है क्लोरीन से, तो इसमें हम क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं यानी स्लेक लाइम, है ना। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, स्लेक लाइम लेते हैं और स्लेक लाइम में से हमें क्लोरीन पास कर देनी है, क्लोरीन गैस। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका CaOCl2 बन जाएगा और साथ में H2O भी बन जाएगा। तो ये जो है ये आपका बन गया ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। वो बस इतनी सिंपल सी चीज पूछेगा आपसे कि जो क्लोर एल्कली प्रोसेस है उसमें हमें क्लोरीन गैस मिलती है और क्लोरीन गैस से हम फर्दर ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसके जो यूजेस हैं वो आप चैप्टर में पढ़ भी सकते हैं, एनसीईआरटी में से, बहुत आसान है। जैसे जो ब्लीचिंग पाउडर है उसका यूज हम करते हैं जो वाटर होता है उसको जर्म फ्री बनाने के लिए, ठीक है, डिसइंफेक्ट करने के लिए, एक तरह से जर्म वगैरह हटाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। और ब्लीचिंग पाउडर का यूज हम जैसे जो पेपर पल्प होता है यानी जो पेपर का रॉ प्रोडक्ट होता है उसको आप जितना ब्लीच करोगे तो पेपर उतना ज्यादा व्हाइट हो जाएगा, यानी बेसिकली आप कह सकते हो पेपर को ज्यादा से ज्यादा व्हाइट बनाने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट कंपाउंड है वो है आपका बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का प्लीज ध्यान रखेंगे, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगातार। और बेकिंग सोडा जो है ये होता है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर इसी को बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, तो ये जो है आपका सोडियम बाई कार्बोनेट, इसको बनाने का जो प्रोसेस है उसका नाम भी आपको याद रखना है, उसका नाम होता है सॉल्वे प्रोसेस, सॉल्वेज प्रोसेस। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम लेते हैं एक सॉल्यूशन होता है हमारे पास, ठीक है, उसमें क्या रहता है, पानी रहता है, इसमें हम डालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें हम डालते हैं अमोनिया और इसी में हम डालते हैं NaCl। ठीक है, यानी पानी में हम ये तीन चीजें मिक्स कर देते हैं। क्या क्या मिक्स किया हमने, NaCl, अमोनिया, H2O और CO2। ठीक है, अब इनसे मिलके देखना आपको क्या चाहिए, हमें सॉल्वे प्रोसेस से क्या बनाना होता है, NaHCO3, NaHCO3 बन गया, बहुत आसान है। यहां पर Na ले लेते हैं, फिर यहां से एक H ले लेते हैं, है ना, उसके बाद हमें क्या लेना है, यहां से CO3 ले लेते हैं। तो ये तो बन गया हमारा आपका बेकिंग सोडा। ठीक है, Na हमने यहां से ले लिया, एक H ले लिया यहां से, है ना, वो ले लिया, और CO3 ले लिया, तो ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे क्या रह गया, NH4, और यहाँ पर एक H है, इसको लिख देंगे NH4,
और यहाँ पर ये Cl हमें नहीं चाहिए, तो Cl, ठीक है। तो ये है आपका प्रोसेस, और मैंने आपको रिएक्शन भी बता दी, ठीक है। यानी पानी लेना है, पानी में क्या क्या डालना है, एक तो CO2 डालना है, और अमोनिया डालना है NH3, और लास्ट में NaCl डालना है। ये तीनों चीजें जब हम वाटर में डालेंगे तो वहीं से हमें मिलता है यहाँ पे बेकिंग सोडा, ठीक है। इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा। इसी के बाद ये जो आपका बेकिंग सोडा होता है, ठीक है, जो बेकिंग सोडा होता है इसको आप अगर हीट करते हैं, इसको अगर आप हीट करते हो तो ये जो बेकिंग सोडा होता है ये देता है H2O, CO2 ये निकलते हैं, है ना, और साथ में Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट ये भी मिलता है, सोडियम कार्बोनेट मिलता है, ठीक है। तो अगर बेकिंग सोडा को हम हीट करते हैं, बेकिंग सोडा को अगर हम हीट करते हैं तो उसके हीट करने से हमें ये सॉल्ट, वाटर और CO2 मिलता है। अब ये जो बेकिंग सोडा में हमें CO2 मिल रहा है, इसी की वजह से जो आपके केक्स होते हैं, जो केक्स होते हैं आर फ्लफी, ठीक है। वो इस तरह से, उसमें आपने देखा होगा कि छोटे छोटे होल होते हैं जो ब्रेड होती है उसके अंदर, वो इसी वजह से बनते हैं, ठीक है। जब ब्रेड का हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, बेकिंग सोडा ऐड कर देते हैं, और फिर वो जो ब्रेड होती है जब उसको हीट करते हैं तो उससे वो जो आपका ब्रेड होता है और इसके अंदर बेकिंग सोडा हमने ऐड कर दिया, तो जब हम इसको बेक करते हैं, हीट अप होने से जो आपका बेकिंग सोडा होता है वो CO2 रिलीज करता है, और CO2 ही उन होल्स के थ्रू जब बाहर निकल जाती है तो वो यहाँ पे स्पेस बना देती है इसके अंदर, ठीक है। ब्रेड के अंदर छोटे छोटे होल बना देती है, उसी की वजह से वो स्पॉन्जी सा हो जाता है, ठीक है, फ्लफी सा हो जाता है, वो इसी वजह से, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसके बाद एक कंपाउंड और है जिसको हम बोलते हैं CuSO4.5H2। इसमें याद रखना, जब कॉपर सल्फेट के साथ 5H2 होगा तो इसका कलर होता है ब्लू, और अगर आपने इसको हीट कर दिया तो इस फॉर्मूले में से वाटर जो है वो गैस बन के निकल जाएगा, और बचा हुआ पार्ट अभी भी सॉलिड रहेगा, ये तो सॉलिड ही होता है, अब ये वाइट हो जाएगा, ठीक है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है अगर वो प्रेजेंट है कॉपर सल्फेट में तो उसका कलर ब्लू होता है, और अगर वो एब्सेंट है तो उसका कलर, सॉल्ट का जो कलर है वो वाइट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक और फॉर्मूला जो है लास्ट में जो हम देखेंगे वो है जिप्सम। जिप्सम जो है जिप्सम, और इसी से हम बनाते हैं POP। POP मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस हम किससे बनाते हैं, वो हम बनाते हैं जिप्सम से। तो ये जो आपका जिप्सम है इसका फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O, ठीक है। ये जो जिप्सम है इसको जब आप थोड़ा सा हीट करते हो ना, इसको अगर आप हीट कर दोगे तो इस फॉर्मूले में से 3/2 H2O निकल जाएंगे, है ना, 3/2 H2O निकल जाएंगे। ये वाला जो फॉर्मूला है यही है आपका POP का फॉर्मूला, ठीक है। यही है आपका POP का फॉर्मूला, और ये जो कंपाउंड है इसको हम बोलते हैं जिप्सम। और इसका अगर आपको नाम लिखना है तो ये इस वाले पार्ट को तो हम एज इट इज नेम कर देंगे कैल्शियम सल्फेट, और लास्ट में इसको हम बोल देंगे डाई हाइड्रेट, ठीक है। ये हो गया आपका डाई हाइड्रेट, ठीक है। और लास्ट में ये जो जिप्सम है जिससे हमने POP बनाया है, ये प्रोसेस रिवर्सिबल भी होता है, ठीक है। कि अगर आपने जिप्सम को हीट किया तो POP बनेगा, और POP में अगर आपने थोड़ा सा मॉइस्चर ऐड कर दिया तो वो वापस से जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और थोड़ा सा इसके बारे में देखें तो ये जो आपका POP होता है इसको हम यूज करते हैं डेकोरेशंस में, घर के सीलिंग के डेकोरेशन में, और टॉयज बनाने के लिए, और प्लास्टर जो होता है
जब बोन्स ब्रेक हो जाती हैं तो उसको प्लास्टर करते हैं, उसमें भी पीओपी हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये था ओवरऑल हमारा चैप्टर नंबर 2। इसमें हमने आज के वीडियो में सॉल्ट्स के बारे में देखा ध्यान से, और उसके बाद देखा सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में। तो इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।